हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज हम आपको चैप्टर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी को बताने जा रहे हैं चैप्टर 2 मैथ्स का बहुपद के बारे में। मैथ्स का बहुपद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि या जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में क्या क्या आता है? पूर्णांक आता है, चर, अचर और बीजीय संक्रियाएं आता है। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के बारे में हम पहले बता चुके हैं, जिसमें नेगेटिव हो, जिसमें पॉजिटिव हो और शून्य। शून्य क्या है? ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव होता है, तो शून्य में कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जब तीनों चीज पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, जब तीनों अंक इसमें मिल जाए तो यही पूर्णांक है। यही पूर्णांक है। चर क्या है? तो अल्फाबेटिकल है, ए बी सी या एक्स वाई जेड, जो भी हो, ए से जेड तक के सभी को हम कहते हैं चर। अचर क्या है? तो गिनती की सभी संख्या अचर कहलाती है, जैसे 1 2 3 5 6 7 कुछ भी, 12 13 14 15 कुछ भी, ये सब के सब अचर है। आइए फिर बीजीय व्यंजक संक्रियाएं क्या है? जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग की बात की जाए, वो सब के सब बीजीय संक्रियाएं है। दोस्तों, सभी के सभी को मिला दें, सारे का काम अगर हम कर ले तो हम कहेंगे कि हम क्या जान गए? बीजीय व्यंजक को जान गए। ठीक है, आइए इसके अंदर कुछ मुख्य बात भी है। मुख्य बात में क्या हम जाने कि चर को चर के साथ अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या जानते हैं? जब चर को चर के साथ जोड़ते हैं, चर क्या होता है? अल्फाबेटिकल होता है। अगर ए को बी के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कुछ आएगा? नहीं आएगा। एक्स को वाई के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कुछ आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से जब ए को बी के साथ घटाएंगे तो कुछ आएगा? नहीं। एक्स को जब वाई के साथ जब घटाएंगे तो कुछ आएगा? नहीं आएगा। एल को जब एम के साथ घटाएंगे तो आएगा? नहीं आएगा। वही चीज आएगा, ये ना घटेगा, ये ना जुटेगा। गुना क्या होता है? हाँ देखिए, x को जब हम y से गुना करते हैं तो xy आता है। a को जब b से गुना करते हैं तो ab आता है। l को जब m से गुना करते हैं तो lm आता है। लेकिन घटाने में नहीं आएगा, जोड़ने में भी कुछ नहीं आता है। लेकिन इस जगह पे देखिए, x को y से गुना किए तो xy, a को b से गुना किए ab, l को m से गुना किए तो lm आया। उसी तरह से a को जब भाग करेंगे b से तो क्या आएगा? a बटा b आएगा। x को जब भाग करेंगे y से तो क्या आएगा? x बटा y आएगा। p को जब भाग करेंगे q से तो क्या आएगा? p बटा q आएगा। इसका भी हल है, लेकिन जोड़ और घटाव का हल नहीं होता है। कब? किस में? चर को चर से जब काम करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन गुना और भाग करते हैं तो उसका हल निकलता है। उसी तरीके से आइए, जब अचर को अचर के साथ जोड़ते हैं, जब 2 को 3 से जोड़ते हैं तो आता है 5, 3 को जब 7 से जोड़ते हैं तो आता है 10, फिर 2 को 1 से घटाते हैं तो आता है 1, जब 5 को 5 से घटाते हैं तो आता है 0, 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6, 5 को 2 से गुना करते हैं 10, 2 को भाग करते हैं 3 से तो क्या आएगा? 2 बटा 3, 4 को भाग करते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। देखिए, सभी के सभी हल हैं। किस में? जब अचर को अचर से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो सबके हल निकल जाता है। सारे का सारा हल निकल गया। लेकिन जब चर को चर के साथ घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो हल नहीं निकलता है। लेकिन गुना और भाग करने पे वही का इसका हल निकल जाता है। उसी तरीके से आइए, तीसरा पॉइंट कहता है कि चर को अचर के साथ जब हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 2 को x से जोड़ते हैं तो क्या आएगा? कुछ आएगा? नहीं।
ये यही का यही रह जाएगा। जब 3 को किसके साथ, y के साथ जोड़ते हैं तो आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये वही का वही रह जाएगा। l को जब 3 से जोड़ते हैं तो क्या आएगा, कुछ आएगा, नहीं, वही आएगा। उसी तरीके से 2 को जब घटाते हैं किससे, p से, तो क्या आएगा, कुछ आएगा, नहीं आएगा। फिर 7 को जब x से घटाते हैं तो क्या आएगा, नहीं आएगा, आएगा क्या, तो ये वही का वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर अगर 2 को p से गुना करते हैं तो आएगा 2p, 3 को x से गुना करते हैं आएगा 3x। इसी तरह से 2 को भाग करते हैं m से तो बताइए क्या आएगा, 2/m। m को जब भाग करते हैं 3 से तो क्या आएगा, m/3। गुना में भी हल निकल रहा है, भाग में भी हल निकल रहा है, जोड़ने घटाने पे कोई हल नहीं निकलता, बल्कि वही की वही चीज आ जाता है। 2 को x से जोड़ेंगे 2 + x ही होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन जब 2 को p से गुना करेंगे तो 2p आएगा, 2 को भाग करेंगे m से तो 2/m आएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का मैथ्स, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ गए तो आपका मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का व्यंजक क्या होता है, बहुपद में द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यंजक क्या होता है, तो ax² + bx + c। अगर ax² + bx + c के फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। समझ गए, ax² + bx + c इज c होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। याद रहे इस जगह पे कि a का गुणांक x² होना चाहिए, बहुपद के लिए a का गुणांक x² होना चाहिए, तभी ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट पूछता है। द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं 1 2 3 4, क्या होगा, तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितने, 2 हैं। तो असल बहुपद होता क्या है, देखिए क्या कहा बहुपद के बारे में, एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे भी समझते हैं हम लोग, क्या होगा, अगर 2x है तो ये भी बहुपद है, 2x + 3 है तो भी ये बहुपद है। अगर 4x प्लस या x² दीजिए, 4x² + 3x - 2 तो ये भी बहुपद है। 5m³ - 3 ये भी बहुपद है। तो क्या बोला, जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, ठीक है, एक से अधिक पद वाले व्यंजक को हम क्या कहेंगे, तो बहुपद कहेंगे। और इस जगह पे सब क्या है, बहुपद है। एक और बात याद रखना है इस जगह पे कि x में बहुपद जो भी, मान लिया अगर x में है, अगर y में है तो y में बहुपद, या l m n कुछ भी हो उसमें अगर बहुपद है तो उसका घात हमेशा पॉजिटिव होगा, घात हमेशा पॉजिटिव। जैसे देखिए इस जगह पे जो ये घात है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा है, ये भी पॉजिटिव है, एक छुपा है पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या, तो घात पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये बहुपद है। बहुपद नहीं है, नहीं है कब, नहीं है कब बहुपद, जब घात क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। घात किस में होना चाहिए, x⁻1/2 बट्टा में अगर हो तो ये सब के सब बहुपद क्या हो जाएगा, ये सब के सब बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बाकी इसके बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुपद में कुछ पद होते हैं, अभी क्या बोले कि एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बताइए जिसमें एक पद हो तो उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे 2x 3y 5m
2l कुछ भी सिंगल हो तो ये क्या है, एक पद में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक पद में जो एक पद में जो बहुपद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दो पद में बहुपद क्या कहलाएगा, दो पद में बहुपद क्या कहलाएगा बच्चों बताइए, दो पद में बहुपद क्या कहलाएगा, तो कहा कि जो दो पद में बहुपद कहलाता है वह द्विपद कहलाता है। जैसे 2x + 3, बताइए ये दो पद में व्यंजक है कि नहीं, दो पद में बहुपद द्विपद, तो ये द्विपद है। इसको 3 कुछ y में ही ले लेते हैं, +4 ले लीजिए, 2m-3 ले लीजिए, ये सब के सब दो पद में बहुपद है। और दो पद में बहुपद क्या कहलाया, द्विपद बहुपद कहलाया। तीन पद में बहुपद क्या कहलाता है, तीन पद में बहुपद क्या कहलाता है, त्रिपद कहलाएगा। तो बताइए 5x का पावर 2 - 3 x + 4, ये क्या हो जाएगा, तीन पद है, 1 2 3, ये तीन पद है, इसीलिए ये क्या होगा, त्रिपद कहलाएगा। 2x का पावर 5 - 2x - 1, ये क्या कहलाएगा, 1 2 3, ये त्रिपद है, इसीलिए ये क्या त्रिपद होगा, त्रिपद बहुपद है। आइए चार पद में बहुपद क्या कहलाएगा, तो चतुर्थ बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x का पावर 3 - 3x² + x - 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार बहुपद में है तो ये क्या होगा, चतुर्थ बहुपद कहलाएगा। x का पावर 5 - 3x² - x + 5, देखिए क्या है, 1 2 3 4, ये भी चार पद में है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, चतुर्थ बहुपद कहलाएगा। बच्चों आप लोग को समझ में आ रही होगी कि नहीं, उम्मीद है कि आप लोग सब समझ पा रहे हैं। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। बताइए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, क्या बोला, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद। जैसे 0x² - 2, 0y² - 3, माइनस सब के सब जीरो में होना चाहिए, y + 0 अगर हम दे दें तो ये सब के सब क्या है, शून्य बहुपद में है। अगर 0 से अगर हम किसी को हल भी करते हैं तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, और इसको भी रखिए 0 ही के फॉर्म में, तो सब के सब शून्य में है, इसीलिए ये कैसा बहुपद, शून्य बहुपद कहलाएगा। जी आगे देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, तो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। एक घात वाले बहुपद रैखिक, एक नंबर का फिक्स है कि ये पूछता है, ये सब 1 2 3 4 इसमें से कोई भी एक दो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, इसको याद रख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए x है, x के ऊपर में कुछ नहीं तो क्या छुपा है, एक, यहाँ पे भी x है, x के ऊपर में कुछ नहीं तो क्या छुपा है, एक, और ये घात भी एक है, तो एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले ये भी बहुपद, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है दो घात वाले बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे 2x² - 3, अब देखिए घात क्या है, यहाँ घात क्या है, दो, तो दो घात वाले बहुपद क्या है, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। दो घात वाले बहुपद दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। आगे देखिए तीन घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। जैसे x का पावर 3 - 2x² - x + 4, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये देखिए घात कितना है, सबसे अधिक घात कौन है, सबसे अधिक जो घात है वही उसका मैन घात हुआ, और सबसे अधिक 3 है, और तीन घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। उसी तरीके से x 2x का पावर 4 - 3x³ + 2x² - x + 4, लीजिए एक सीरीज में भी रखना जरूरी है, सीरीज में रख लेते हैं।
और देखिए इसमें सबसे अधिकतम घात कौन है, ये तो सबसे अधिकतम घात 4 है और 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ बहुपद कहते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, गुणांक। ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे भी। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि अगर 2x² है तो 2x², इसको 2x² को 2 गुणे x² भी लिखते हैं। तो 2 गुणे, तो 2 का गुणनखंड क्या है, x², और x² का गुणनखंड क्या है, तो 2x। तो देखिए इसमें देखिए 2 किसका गुणांक है, x² का। 2 किसका है, x² का। तो 2 किसका है, x² का गुणांक है। ये लग रहा है आपको माइनस, लीजिए कॉमा में रखते हैं। 2 क्या है, x² का गुणांक है। तो x² भी किसका है, 2 का। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। इसी तरीके से आ जाएगा, अगर 4m है तो बताइए m का गुणांक कौन, 4 है, और 4 का गुणांक कौन, m है। तो ये था गुणांक। अब आइए इस चैप्टर का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव के रूप में ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन बनाने के लिए तो देगा ही देगा। देखिए क्या कह रहा है फॉर्मूला सूत्र में, द्विघात बहुपद अगर ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा दे दिया। देखिए अल्फा और बीटा दे दिया तो शून्यकों का योगफल, इसको क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, योगफल और गुणनफल दे दिया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल यानी 2 शून्यक था अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये योगफल हुआ, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब b देखिए कहाँ है, x का गुणांक b है, और a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। इस बहुपद से हमको क्या ले लेना है, -b/a ले लेना है। याद रखना है इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुनी बीटा, अल्फा गुनी बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए आगे देखते हैं, ये तो द्विघात बहुपद में था। त्रिघात बहुपद, देखिए त्रिघात में घात कितनी, 3। ठीक है, और 3 घात वाले बहुपद ही त्रिघात बहुपद है। इस त्रिघात बहुपद में शून्य क्या क्या दिया, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए अल्फा, बीटा और गामा अगर दे दिया शून्यक, तो यहाँ पे भी पहला क्या है, ये योगफल है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ भी देखिए 2 घात वाले बहुपद में भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a था। अब देखिए ये भी क्या है, अगर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा अगर दे दिया जाए तो क्या फॉर्मूला होगा, c/a होगा। और अल्फा गुने बीटा गुने गामा यानी शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया जाए तो क्या होगा, -d/a। याद रखना है, -d/a होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी बनता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा सवाल। कहता है यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया जाए, यानी क्या दे दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए अगर 2 दे दिया जाए, अल्फा गुने बीटा अगर 3 दे दिया जाए, तो कहेगा कि द्विघात बहुपद इस तरीके से हमको दिखाइए बना करके, इस तरीके से बना के दिखाइए। तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला लगाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी जगह पे देखिए इस फॉर्मूला में क्या हो सकता है, तो हम बनाते हैं x² फॉर्मूला का माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2, तो 2 और x से गुना करेंगे तो 2x, और प्लस अल्फा गुने बीटा क्या है, अल्फा गुने बीटा 3। आ गया ना द्विघात बहुपद। तो अगर द्विघात बहुपद निकालने के लिए दे दिया जाए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, इस फॉर्मूला पे आसानी से निकाल लीजिए इस तरीके से। चलिए दोस्तों, बच्चों आप सभी सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, यानी क्वेश्चन नहीं सारे कंसेप्ट को अच्छे से नोट करिए, और नोट करने के बाद 2-4 बार 10 बार इसको रिवीजन कीजिए। बार बार रिवीजन करने से एक बेहतरीन नंबर आएगा। उम्मीद है कि आप सभी इस बात को अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, अच्छे नंबर से अगर फॉलो कर लिए तो पास होंगे, ये मेरी आशा है। और आप सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको भेजें, सब्सक्राइब भी करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।